वेलकम बैक। दिस इज योर फ्रेंड सचिंद्र। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू सिक्योरिटी मार्केट। सिक्योरिटी मार्केट क्या होता है, टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी मार्केट एंड व्हाई वी इशू सिक्योरिटीज। इसमें हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज, जिसमें हम बात करेंगे इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर्स, डिवेंचर्स, बॉन्ड्स, डेरिवेटिव्स, टी बिल्स, स्क्रिप्ट। इन सभी के बारे में हम डिटेल में इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। व्हाट इज सिक्योरिटीज? सिक्योरिटी बेसिकली जब भी किसी गवर्नमेंट या कंपनी को पैसे की रिक्वायरमेंट होती है अपने प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए, तो वो मार्केट में जाके इन्वेस्टर्स से पैसा उधार लेती है। लेकिन कोई भी इन्वेस्टर पैसा बिना किसी गारंटी के कैसे किसी गवर्नमेंट या किसी कंपनी को दे? इसी वजह से जो गवर्नमेंट होती है या फिर कोई कंपनी होती है, वो अपने तरफ से कुछ प्रकार की सिक्योरिटीज अपने इन्वेस्टर्स को प्रोवाइड करती है। इन्हीं सिक्योरिटीज के बारे में आज हम बात करेंगे। ये सिक्योरिटीज बेसिकली 7 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 होता है इक्विटी शेयर्स, नंबर 2 होता है प्रेफरेंस शेयर्स, नंबर 3 डिवेंचर्स, नंबर 4 बॉन्ड्स, नंबर 5 डेरिवेटिव्स, नंबर 6 टी बिल्स, नंबर 7 स्क्रिप्ट्स। स्क्रिप्ट्स को प्राइवेट कंपनीज की करेंसी भी बोलते हैं। अभी इन सभी के बारे में इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इक्विटी शेयर्स के बारे में। इक्विटी शेयर्स, अभी ये इक्विटी शेयर्स क्या होता है, इसे मैं एक कहानी के एग्जांपल से आपको बताता हूँ। चलिए मान लीजिए एक कंपनी है जिसका ओनर है लालू। अभी ये लालू जो है, इसकी कंपनी की वैल्यू 100 रुपीज़ की है, लेकिन ये अपनी कंपनी को और भी ज़्यादा ग्रो करना चाहता है। तो उसे अपनी कंपनी को ग्रो करने के लिए एक फैक्ट्री लगानी होगी। अभी ये फैक्ट्री जो है, इसे लगाने का कॉस्ट आता है 10 रुपये का। तो लालू मार्केट में जाता है और कहता है मेरी ये कंपनी है, ये हमारा विजन है और हमें ये फैक्ट्री लगाने के लिए 10 रुपये की रिक्वायरमेंट है, जिसके लिए मैं अपनी कंपनी का 10% हिस्सा आपको देने के लिए तैयार हूँ। तो यहाँ पे मार्केट में काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स होते हैं, जिनमें से एक इन्वेस्टर है जकरबर्ग। अभी जकरबर्ग जो है, ये लालू को 10 रुपये देता है और उसकी कंपनी का 10% का हिस्सा ओन करता है। इसी को कहते हैं इक्विटी शेयर्स। मतलब पहले लालू 100% शेयर्स का ओनर था, लेकिन अभी लालू 90% शेयर्स का ओनर है और 10% शेयर्स जो है वो जकरबर्ग के पास में है। लेकिन ये जो इक्विटी शेयर्स होते हैं, ये सिक्योरिटीज़ के मार्केट में सबसे ज़्यादा वॉलेटाइल, सबसे ज़्यादा रिस्की होते हैं। इसी वजह से इनमें जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होता है, वो काफ़ी ज़्यादा होता है। आपने कई बार देखा होगा कि कई शेयर्स जो होते हैं, वो 10 गुना, 20 गुना, यहाँ तक कि 100 गुना या 500 गुना तक भी बढ़ सकते हैं। लेकिन वो काफ़ी गिर भी सकते हैं, जिसमें आपका नुकसान 80%, 90% और कई शेयर्स में 100% का भी लॉस हो सकता है। अभी ये प्रेफरेंस शेयर होल्डर क्या होता है? बेसिकली शेयर मार्केट में 2 तरह के शेयर होल्डर्स होते हैं। एक होता है नॉर्मल शेयर होल्डर और एक होता है प्रेफरेंस शेयर्स को होल्ड करने वाला। जैसे कि हमने देखा कि इक्विटी शेयर्स में जो लॉस होता है वो 100% तक हो सकता है और जो प्रॉफिट होता है वो इनफाइनाइट होता है। सिमिलरली प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स में जो प्रॉफिट होता है वो इनफाइनाइट होता है और जो लॉस होता है वो मिनिमम होता है। ये क्यों होता है? मान लीजिए स्टॉक मार्केट में कोई कंपनी लिस्टेड है। अभी इस कंपनी में डिविडेंड जारी किए हैं, तो सबसे पहले ये डिविडेंड अपने स्टॉक जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं उनको दिया जाता है। उसके बाद ये जो डिविडेंड है, ये नॉर्मल शेयर होल्डर को मिलता है। लेकिन डिविडेंड तो इक्विटी शेयर्स में भी सिमिलर होता है, पर मैटर ये करता है जब कंपनी दिवालिया हो जाती है, जब कंपनी बैंकरप्ट हो जाती है, ऐसी कंडीशन में जो नॉर्मल शेयर होल्डर होता है उसका 100% लॉस हो जाता है। जबकि जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं उनका लॉस मिनिमम होता है, क्योंकि जब भी कंपनी बैंकरप्सी फाइल करती है, जो उसके एसेट्स होते हैं वो मार्केट में नीलाम होते हैं। इन एसेट्स की अपनी वैल्यू होती है। अभी एसेट्स क्या होता है? एसेट बेसिकली उस कंपनी की फैक्ट्री होगी, उसका कोई ऑफिस होगा, उसका कोई लैंड होगा, उसके पास कुछ कैश रिजर्व पड़े होंगे, उसके पास कुछ पेटेंट्स होंगे। ये सारी चीज़ें एसेट्स में आते हैं और इनकी मार्केट वैल्यू अभी भी है। जब इनको बेचा जाता है, इसके बदले कंपनी को पैसा मिलता है और ये कंपनी जो पैसा होता है ये बैंक्स को और प्रेफरेंस शेयर होल्डर को सबसे पहले देती है। इसके बाद जो पैसा बचता है वो कंपनी का ओनर रखता है या फिर वो नॉर्मल शेयर होल्डर्स को देता है। जनरली हमने जो देखा है, नॉर्मल शेयर होल्डर्स को पैसा नहीं मिलता, जिससे उनका काफ़ी नुकसान होता है। डिवेंचर्स, डिवेंचर्स क्या होता है? अभी डिवेंचर्स जो होते हैं, पहले हमने देखा कि इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स,
इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। पर लेकिन ये दोनों जो है वो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड होते हैं। अभी कई सारे इन्वेस्टर्स होते हैं जिन्हें स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट ही नहीं करना, उनके लिए डेट जो इंस्ट्रूमेंट है उसमें इन्वेस्ट करना वो ज़्यादा प्रेफर करते हैं। इसी वजह से जब भी कोई कॉरपोरेशन या गवर्नमेंट अपना कैपिटल रेज करती है बेस्ड ऑन डेट जो कि 1 साल से ऊपर का हो, उसे हम डिवेंचर्स के रूप में लेते हैं। इसमें जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो एक फिक्स रेट और फिक्स डेट पर अपना पैसा गवर्नमेंट को देते हैं या कंपनी को देते हैं, जिसका वो यूज़ करके अपनी कंट्री या फिर अपनी गवर्नमेंट को ग्रो करते हैं। अभी जो ये डिवेंचर्स होते हैं ये काम कैसे करते हैं? बेसिकली अगर आपने देखा होगा कि आप किसी कंपनी का इक्विटी खरीदते हो तो आपके पास उसका एक शेयर होता है, वो भले ही डिजिटल हो या फिजिकल हो। लेकिन जब आप डिवेंचर्स को बाय करते हो तो आपके पास सिर्फ एक रिटर्न अग्रीमेंट होता है बिटवीन द बोरोवर एंड द लेंडर। बेसिकली जो गवर्नमेंट उधार लेती है उसका और जो इन्वेस्टर उसे उधार देता है, इसके बीच एक रिटर्न अग्रीमेंट होता है। अभी हम देख लेते हैं फीचर्स क्या होता है इसका। बेसिकली जो डिवेंचर्स होते हैं ये लॉन्ग टर्म लोन प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि हमने पहले भी देखा कि जो भी लोन 1 साल से ऊपर की हो उसे हम डिवेंचर्स के रूप में ले सकते हैं। और अभी इसकी स्पेशलिटी ये होती है कि इसमें कोई भी कोलेट्रल नहीं होता। मतलब अगर आपको कोई मतलब जैसे कि अगर आपको कोई लोन चाहिए तो तो आप बैंक के पास जाओगे, वहाँ पे आप गोल्ड गिरवी रखोगे, अपनी प्रॉपर्टी गिरवी रखोगे, अपनी कार को गिरवी रख सकते हो। या इस तरीके से जो आपकी कार हो गई, जो आपकी बैंक हो जो आपका घर हो गया, जो आपकी गोल्ड हो गया, ये सारी कोलेट्रल्स होते हैं। लेकिन अगर आप डिवेंचर्स को बाय करते हो तो गवर्नमेंट और कंपनी कभी भी अपने एसेट्स या फिर अपनी प्रॉपर्टी को कोलेट्रल के रूप में नहीं रखती। इसके बीच में सिर्फ एक रिटर्न अग्रीमेंट होता है और कुछ नहीं। और इसका दूसरा सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा होता है कि रिगार्डलेस कंपनी मेक्स मनी। मतलब अगर कंपनी ने पैसा कमाया तो भी आपको पे करना होगा, अगर कंपनी ने पैसा नहीं कमाया तो भी आपको इन्वेस्टर को पे करना होगा। जैसा कि एक एग्जांपल से हम समझते हैं, एक कंपनी है जियो, ये रिलायंस के अंदर काम करती है। अभी जब रिलायंस ने जियो स्टार्ट करी तो स्टार्टिंग के 2 साल उसने कोई पैसा नहीं कमाया, क्योंकि उसने सिर्फ फ्री में अपने जो सर्विसेज थे वो प्रोवाइड की, जिसकी वजह से उन्हें कोई प्रॉफिट ही नहीं हुआ। अब जब प्रॉफिट ही नहीं हुआ तो वो अपने डिवेंचर होल्डर्स को पे कैसे करेंगे? तो ऐसे में जब डिवेंचर होल्डर 2 साल बाद उनसे पेमेंट लेने जाते हैं तो जियो बोल सकता है कि हमारे पास तो पेमेंट है ही नहीं, हमें कोई प्रॉफिट होगा तो आपको देंगे ना। लेकिन ऐसी कंडीशन में हमारा जो रिटर्न एग्रीमेंट था वो काम आता है कि हमारा फिक्स रेट और फिक्स डेट पर कि इतने परसेंट आप 2 साल बाद हमें दोगे, इतनी डेट को दोगे। ऐसे एक रिटर्न एग्रीमेंट है और इसी के बेसिस पे आप उससे पेमेंट ले सकते हो। अदरवाइज हर कंपनी बोलेगी कि हम तो प्रॉफिट कमा ही नहीं रहे, तो आपको पे कैसे करें। लेकिन डिवेंचर्स में ऐसा नहीं होता, आपको पे करना ही होगा। अभी दूसरा देख लेते हैं कि डिवेंचर्स के बेनिफिट्स क्या होते हैं। बेसिकली अगर आपने देखा होगा कि इक्विटी शेयर्स हो गया या प्रेफरेंस शेयर्स हो गया, इसमें हमने एक एग्जांपल लिया था लालू की कंपनी का। जब लालू को पैसे की जरूरत पड़ी तो उसने अपनी कंपनी के 10% शेयर्स जकरबर्ग को दे दिए, इसके बदले उसे पैसा मिल गया। लेकिन अगर लालू चाहता कि मुझे 10% भी अपना पास ही रखना है, क्योंकि लालू को पूरा भरोसा है कि 5 साल बाद जो कंपनी है वो 5 गुना या 10 गुना होगी, तो वो ऐसी कंडीशन में डिबेंचर्स दे सकता था। जिससे क्या होता कि लालू अपनी कंपनी का 100% ओनर भी रहता और उसे जो 10 रुपए की रिक्वायरमेंट थी वो भी फुलफिल हो जाती। इसलिए डिबेंचर्स में आपको कंपनी के शेयर्स को बेचना नहीं पड़ता और दूसरी बात कोलेटरल कोई देना नहीं पड़ता। इसी वजह से ज़्यादातर जो कंपनीज होती हैं वो डिबेंचर्स का यूज़ करती हैं। अभी हम बात कर लेते हैं बॉन्ड्स के बारे में। बॉन्ड्स भी बेसिकली एक डेट इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि लॉन्ग टर्म डेट को जो कि कॉरपोरेशन, गवर्नमेंट और म्यूनिसिपैलिटीज लॉन्ग टर्म लोन लेने के लिए यूज करती हैं। डिवेंचर्स और बॉन्ड्स काफ़ी सिमिलर होते हैं। बॉन्ड्स थोड़े से ज़्यादा सिक्योर होते हैं, क्योंकि जब भी कोई इन्वेस्टर अपनी पैसा किसी गवर्नमेंट या किसी कंपनी के बॉन्ड्स खरीदता है तो जो बॉन्ड्स होते हैं वो किसी कोलेटरल के पीछे बैक्ड होते हैं। दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन डिवेंचर्स एंड बॉन्ड्स।
और इसी वजह से जो बॉन्ड्स होते हैं उनका जो परसेंटेज ऑफ रिटर्न होता है वो डिवेंचर से थोड़ा सा कम होता है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा सिक्योर होते हैं, इसीलिए इनका जो परसेंटेज ऑफ रिटर्न होता है वो काफ़ी कम होता है। अभी हम बात कर लेते हैं सिक्योरिटीज़ के एक ऐसे टाइप के बारे में जिसके बारे में आप ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा जान चुके हैं, काफ़ी बार आपने इसमें काम किया हुआ है। ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स। ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स के ऊपर मैं आपको एक डेडिकेटेड वीडियो जल्दी लाने वाला हूँ इसी चैनल पर। तो इसके बारे में अभी बेसिकली हम ज़्यादा डीप में नहीं जानेंगे। ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स का यूज़ ज़्यादातर लोग बड़े कैपिटल जिनके पास होता है वो यूज़ करते हैं, ताकि अगर मार्केट फॉल भी हो तब भी वो मार्केट से पैसा बना सके। व्हाट इज़ टी बिल? टी बिल क्या होता है? तो ट्रेजरी बिल होता है। जैसा कि हमने पहले जाना, डिवेंचर्स और बॉन्ड्स में, डिवेंचर्स और बॉन्ड्स एक डेट इंस्ट्रूमेंट होता है जो कंपनी और गवर्नमेंट दोनों यूज़ करती हैं। लेकिन टी बिल जो होता है वो सिर्फ गवर्नमेंट यूज़ कर सकती है, कोई प्राइवेट कंपनी टी बिल लॉन्च नहीं कर सकती। और गवर्नमेंट में भी मेजरली आरबीआई ही इस ट्रेजरी बिल को लॉन्च करता है। ट्रेजरी बिल बेसिकली शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट होता है। शॉर्ट टर्म से इसका मतलब होता है ये 3 महीने, 6 महीने और 11 महीने तक भी जा सकता है। अगर हम स्पेसिफिकली देखें तो ये 91 डेज जिसे हम शॉर्ट टर्म बोलते हैं, 182 डेज जिसे हम मीडियम टर्म बोलते हैं और 364 डेज जिसे हम लॉन्ग टर्म बोलते हैं। इस तरह के 3 मैच्योरिटी टाइम होते हैं टी बिल्स के लेकर। अभी जो ये टी बिल होता है इसको लॉन्च ही क्यों करते हैं? जब हमारे पास ऑलरेडी बॉन्ड्स हैं, जब हमारे पास ऑलरेडी डिवेंचर्स हैं, तो हमें टी बिल की ज़रूरत क्या है? तो जो टी बिल होता है इसका हम मेजरली यूज करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करने में। और दूसरा यूज होता है पीरियड ऑफ हाई इन्फ्लेशन टू कंट्रोल द मनी सप्लाई। अभी पहले वाले को हम जान लेते हैं, बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। जैसे कि आपने कोई सड़क बनानी हो, आपको कोई सरकारी बिल्डिंग बनानी हो, तो ऐसे काम में कई बार थोड़ा सा पैसा कम पड़ जाता है जो हमारे बजट से ऊपर चला जाता है, जिसके लिए हमें थोड़े समय के लिए लोन की रिक्वायरमेंट होती है। अभी जो बॉन्ड्स होते हैं और जो डिवेंचर्स होते हैं ये लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट होते हैं, मतलब 1 साल, 2 साल, 5 साल के लिए होते हैं। लेकिन कई बार हमें लोन चाहिए होता 3 महीने का, 4 महीने का, 5 महीने का। तो ऐसी कंडीशन में हम टी बिल्स को लॉन्च कर सकते हैं। और दूसरा हमने देखा कि इन्फ्लेशन को कम करने में, इसे मैं एक एग्जांपल से आपको बताता हूँ कि मान लीजिए आपको शॉप पे जाके मैगी का पैकेट खरीदना। अभी आपकी जेब में काफ़ी सारा पैसा है, लेकिन जो मार्केट में मैगी की सप्लाई है वो काफ़ी कम हो गई है। अभी ऐसी कंडीशन में क्या होगा, आपको मैगी चाहिए और 10 लोग और हैं जिन्हें और मैगी चाहिए, लेकिन मैगी का सिर्फ एक पैकेट अवेलेबल है। तो अब ऐसी कंडीशन में आप 5 रुपए वाली मैगी को 7 रुपए में खरीदोगे, कोई बोलेगा 9 रुपए में खरीदेंगे, कोई बोलेगा 10 रुपए में खरीदेंगे। तो इससे क्या हुआ, इन्फ्लेशन इंक्रीज हो गया। लेकिन ऐसी कंडीशन में गवर्नमेंट क्या बोलेगी, मैंने ये एक टी बिल लॉन्च किया है, अगर आपकी जेब में जो पैसा पड़ा है ये मुझे दे दो, तो आपको मैं 3 महीने बाद या फिर 6 महीने बाद पैसा विद इंटरेस्ट आपको दूंगा। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, आपके जो मार्केट में मैगी की सप्लाई थी वो तो सेम थी, कम ही रही, लेकिन आपके पास जो जेब में पैसा पड़ा था वो आपने टी बिल में लगा दिया, जिसकी वजह से आपके पास पैसा ही कम हो गया। अब ऐसी कंडीशन में आप थोड़ा कम खाना स्टार्ट करोगे, क्योंकि आपके पास ना तो पैसा है और ना मार्केट में सप्लाई है। आप अगर पहले 4 रोटी खाते थे तो अभी आप 2 रोटी खाओगे, लेकिन मार्केट में जो इन्फ्लेशन हो रहा था उसको कंट्रोल किया जा सकता है। टी बिल डू नॉट ऑफर एनी टाइप्स ऑफ इंटरेस्ट रिटर्न, मतलब जो बॉन्ड्स होते हैं वो इंटरेस्ट रिटर्न देते हैं, जो डिवेंचर्स होते हैं वो इंटरेस्ट रिटर्न देते हैं, लेकिन टी बिल्स आपको इंटरेस्ट रिटर्न नहीं देता। तो फिर आप इन्वेस्ट करोगे ही क्यों? अगर कोई इन्वेस्टमेंट में आपको रिटर्न ही नहीं मिल रहा तो आप इन्वेस्ट क्यों करोगे? तो इसको मैं आपको थोड़ा एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूँ। तो जैसा कि हमने देखा था कि टी बिल्स जो होते हैं वो पैसा इंटरेस्ट के रूप में नहीं देते, क्योंकि जो बॉन्ड्स होते हैं उनमें एनुअल बेसिस पे इंटरेस्ट आपको मिलता है, लेकिन टी बिल्स जो होते हैं वो 91 डेज के भी होते हैं। तो अभी 3 महीने के अंदर कौन इंटरेस्ट देगा? इसी वजह से जो गवर्नमेंट होती है वो टी बिल्स के साथ, मान लीजिए उन्होंने 100 रुपीज़ का टी बिल लॉन्च किया, तो उसकी फेस वैल्यू जो होगी वो 98 रुपीज़ रखेंगे, यानी कि आप उसे 98 रुपीज़ पे परचेज कर सकते हो। पर जो आपको यील्ड रेट मिलेगा वो मिलेगा 100 - 98 का, मतलब को आपको जो रिटर्न मिलेगा वो 2% का मिलेगा जब आपकी मैच्योरिटी पूरी हो जाएगी। अभी हम देख लेते हैं कि वेयर टू बाय टी बिल्स।
आखिर टी बिल्स को हम खरीद कहाँ से सकते हैं? तो टी बिल्स को आप अपने नज़दीकी ब्रोकर से खरीद सकते हो या फिर अपनी बैंक से जाके खरीद सकते हो। और आरबीआई के हिसाब से आपको मिनिमम इसमें 25,000 की इन्वेस्टमेंट करना पड़ती है या फिर 25,000 के मल्टीपल में आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। यानी कि 25,000 मल्टीप्लाई बाय 2 50,000, 25,000 मल्टीप्लाई बाय 3 75,000, 1 लाख 1,25,000 इस सीरीज में आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। अभी तक हमने देखा कि सिक्योरिटी क्या होता है, कितने प्रकार की सिक्योरिटीज मार्केट में अवेलेबल हैं। तो अभी हम बात कर लेते हैं कि जो सिक्योरिटीज होते हैं उन्हें लॉन्च कौन करता है, उन्हें इश्यू कौन करता है। क्या कल को मैं जाके मार्केट में बोलूं कि ये सचिंद्र नाम का बॉन्ड है, इसको आप खरीद लीजिए, इसके बदले मैं आपको 8% 10% का रिटर्न दूंगा 5 साल 10 साल 50 साल में। कोई स्पेसिफिक लोग होते हैं या कोई स्पेसिफिक इंस्टीट्यूशंस होते हैं, ये लोग जो बॉन्ड्स होते हैं या फिर जो सिक्योरिटीज होती हैं इनको लॉन्च करते हैं। तो मेजरली जो देखा गया है, कंपनी, गवर्नमेंट और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ये तीनों ही होते हैं जो सिक्योरिटीज को लॉन्च करते हैं, जो सिक्योरिटीज को इशू कर सकते हैं। इसके अलावा कोई और करता है तो वो काफी हद तक इलीगल होगा और शायद आपको जेल भी जाना पड़े। वैसे तो हमने इस टॉपिक को ऑलरेडी कवर कर लिया है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक स्पेसिफिकली बता देता हूँ व्हाई दे इशू सिक्योरिटीज, व्हाई कंपनीज, गवर्नमेंट और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, व्हाई दे इशू सिक्योरिटीज। तो कई बार क्या होता है ना, गवर्नमेंट हो गई, कंपनी हो गई, इन्हें कैपिटल रेस करने के लिए सिक्योरिटीज को लॉन्च करना पड़ता है। जैसे कि इन इन्वेस्टर के पास पैसा है तो इन्होंने अपना पैसा जो है वो कंपनीज को और गवर्नमेंट्स को दे दिया, जिसकी वजह से गवर्नमेंट अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को ग्रो कर सकती है और कंपनी न्यू फैक्ट्रीज को लॉन्च कर सकती है। तो अभी तक हमने क्या किया, सिक्योरिटीज मार्केट में जितने भी प्रकार के ट्रांजैक्शंस हो सकते थे, जितने भी प्रकार के टाइप्स हो सकते थे, उनके ऊपर डिस्कशन किया। पर अभी हम बात करने वाले हैं फाइनेंशियल मार्केट में जो कोर पिलर्स होते हैं उनके बारे में। तो इसमें हम मेजरली 4 पिलर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। अभी मैं इसे एक एग्जांपल के थ्रू चारों को आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, इनका मतलब क्या होगा। हम लोग रिलायंस का एग्जांपल लेते हैं। अभी रिलायंस को अपनी एक फैक्ट्री ओपन करनी है, तो उसके लिए फंड की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो वो मार्केट में जाता है कि ये मेरी कंपनी है, इसके कुछ बॉन्ड्स मैं इशू कर रहा हूँ, इसके बदले मैं आपको एक्स ईयर्स में X% रिटर्न दूंगा। तो अभी क्या करेंगे, यहाँ पे बायर्स एंटर करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो सेलर्स हो गए तो ये क्या हो गए, सीकर्स ऑफ फंड, मतलब ये लोग पैसा मांगना चाहते हैं मार्केट से। अभी हमें रिक्वायरमेंट है बायर्स की, जो कि इनके जो बॉन्ड्स है उनको खरीदें। तो इसमें जो प्रोवाइडर्स ऑफ फंड क्या हो गए, बायर्स, जो इनके बॉन्ड्स को परचेज करेंगे। पर अभी अगर मान लीजिए आप कोई बड़े इन्वेस्टर हो, जैसे मार्क जुकरबर्ग हो या फिर किसी सॉफ्टवेयर से हो, तो आप डायरेक्ट मुकेश अंबानी के पास जाके बोल सकते हो कि मुझे आपके कंपनी में इन्वेस्ट करना है, आपके जो बॉन्ड्स हैं मुझे परचेज करना है। लेकिन अगर आपको सिर्फ एक शेयर बाय करना है या फिर आपको 25-30 हज़ार की इन्वेस्टमेंट करनी है किसी बॉन्ड को परचेज करने में, तब आपको चाहिए होगा इंटरमीडिएटरी। इंटरमीडिएटरीज बेसिकली क्या होते हैं, ये इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि आपका स्टॉक एक्सचेंज हो गया, आपको अगर किसी स्टॉक को परचेज करना है तो आपको मुकेश अंबानी के पास नहीं जाना होगा, आप डायरेक्ट स्टॉक एक्सचेंज के पास जाओगे अपने ब्रोकर के थ्रू, वहाँ पे टाइप करोगे कि मुझे रिलायंस का एक पर्टिकुलर शेयर चाहिए या इसका एक बॉन्ड चाहिए, तो वहाँ से आप बाय कर सकते हो। इसी के लिए इंटरमीडिएटरीज काम आते हैं। लेकिन इनको भी ऑब्जर्व करने के लिए, जैसे कि हाँ यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये इंसान, ये जो दूरबीन लेके इंसान खड़ा है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये इंसान इसको देख रहा है। क्यों देख रहा है, क्योंकि ये रेगुलेटरी बॉडी है। फाइनेंशियल मार्केट में रेगुलेटरी बॉडीज जैसे कि सेबी हो सकता है, आरबीआई हो सकता है। हर स्टॉक एक्सचेंज, हर ब्रोकर, हर ट्रांजैक्शन जो हम फाइनेंशियल मार्केट में करते हैं, वो इन जनरल या तो सेबी के अंडर आता है या फिर आरबीआई के अंदर आता है। इन्हीं को हम रेगुलेटरी बॉडीज कहते हैं। अगर कहीं पे भी हमें कोई परेशानी होती है तो हम सेबी में जाके कंप्लेन कर सकते हैं, या बैंकिंग रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है तो हम आरबीआई के पास जाके उसमें कंप्लेन कर सकते हैं। ये चारों ही मिलकर फाइनेंशियल मार्केट को कंप्लीट करते हैं। थैंक यू वेरी मच, आपने अगर ये वीडियो यहाँ तक देखा